हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। इस समय हम लोग एनसीईआरटी देख रहे हैं और वो भी 6th क्लास की हिस्ट्री, जो कि आपको लगभग इंडिया में अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं जहां इतिहास पूछा जाता है वहां आपको ये वीडियोस हेल्प करेंगी। आई होप आप लोगों ने जो प्रीवियस 2 वीडियोस हैं उनको देखा होगा और उनसे ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए हम लोग अपना जो क्लास नेक्स्ट है यानी कि चैप्टर जो हमारा 3 है उसको आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या बातचीत की गई है इसमें। और इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो काम की लगती है तो पूरा देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चंस हम खुद से बुक को पढ़ के बनाते हैं तो मेहनत के लिए लाइक करना तो बनता है फिलहाल के लिए। अब हम लोग देखेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको बताना है कि गलत कथन कौन सा है। आजकल कथन में ही क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो हम लोग बीपीएससी 4.0 को अगर नज़र में रखते हैं तो उसमें भी आप देखिए कि जो बीपीएससी 3.0 हुआ है उसमें आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन का नेचर है वो थोड़ा लेंदी टाइप का है। अब सारे एकदम फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो हम लोग भी सारे के सारे एकदम फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं करेंगे, कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी करेंगे। और एग्जाम्स जो हैं वो सारे अपने अपने पैटर्न चेंज कर रहे हैं तो हम लोगों को हर तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करने का तरीका सीखना पड़ेगा। और चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है हड़प्पा की नगर विशेषता के बारे में कौन सा गलत स्टेटमेंट है ये बताइए। चैप्टर 3 जो है वो हड़प्पा सभ्यता से ही संबंधित है तो इसमें जो भी क्वेश्चंस आज आपको मिलेंगे वो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिल जाएंगे। पहला स्टेटमेंट क्या है। पहला स्टेटमेंट आपसे बता रहे हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी या जो हड़प्पा जो था उसमें आप देखेंगे कि जो नगरों का विभाजन है वो 2 या 2 से अधिक हिस्सों में हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं कि पश्चिमी भाग यानी कि अगर 2 भागों में उसका विभाजन हुआ है तो एक साइड पश्चिमी टीला था, एक साइड पूर्वी टीला था, या पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग 2 जो है इसमें विभाजन बताया जा रहा है कि पश्चिमी भाग जो है वो प्रायः कैसा था, छोटा था किंतु ऊंचाई पर स्थित था। और तीसरा स्टेटमेंट क्या है। तीसरे स्टेटमेंट में बता रहे हैं कि इसका जो पूर्वी हिस्सा था वो बड़ा था किंतु निचले इलाके में पड़ता था। और ऑप्शन डी है कि निचले हिस्से को नगर दुर्ग कहा जाता था। तो आपको बताना है इसमें रॉन्ग कौन सा है। आप देखिए कि जो इसका डी वाला ऑप्शन है ये रॉन्ग हो जाएगा। अदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारे सही हैं। डी वाला रॉन्ग क्यों है, क्योंकि जो निचला हिस्सा है इसे निचला शहर बोला जाता था, जबकि जो ऊपरी शहर था या हम ये कहेंगे कि जो मतलब कि पश्चिमी भाग था जो ऊंचाई पर स्थित था उसे हम लोग नगर दुर्ग कहते थे। ठीक है, नगर दुर्ग की संज्ञा दी जाती है। तो आगे इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। आप देख लीजिए इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता में नगर रहे हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि इन नगरों में से कई ऐसे नगर रहे हैं जिनका 2 भागों में विभाजन किया गया है और कई आपको अपवाद भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे नगर जो है वो 2 ही भागों में डिवाइड थे। कुछ ऐसे भी नगर आपको मिलेंगे जिनका विभाजन 3 हिस्सों में किया गया था। तो वो सभी भी आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन से नगर रहे हैं जिनका विभाजन 3 स्तर पर किया गया था। आगे देखिए, आगे आपसे बता रहे हैं कि प्रायः आपको देखने को मिलेगा कि जो पश्चिमी भाग था वो कैसा था, वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर स्थित था। ठीक है, और जो पूर्वी हिस्सा था वो बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। आप देखेंगे कि इसमें जो मतलब कि सामान्य वर्ग के लोग थे ना वो रहा करते थे निचले इलाके में। तो जाहिर सी बात है कि जो सामान्य वर्ग के लोग होंगे वो ज़्यादा उनकी संख्या होगी, तो इस वजह से उनका जो एरिया रहेगा वो दूर दूर तक फैली जाएगा। दूर दूर तक फैलने का मतलब है कि जब अधिक लोग रहेंगे तो भूसा जैसे एक जगह पर तो रह नहीं पाएंगे, उनका काफ़ी दूर तक विस्तार हो ही जाता है। तो वही यहाँ आपको बता रहे हैं कि जो मतलब कि निचला इलाका था वो पूर्वी हिस्से में था और कैसा था,
बड़ा था। ठीक है, आगे देखिए जो ऊंचाई वाला भाग है उसको पुरातत्वविदों के द्वारा क्या बोला गया है, नगर दुर्ग कहा गया है। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में बताया गया था कि जो निचला हिस्सा था उसे नगर दुर्ग कहा जाता था, और यही कारण है कि वो वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। आगे देखिए, आगे बता रहे हैं कि जो निचला हिस्सा है इसे क्या कहते थे, इसको कहते थे निचला नगर। ठीक है, आगे देखिए, आगे फिर आपको बताया जा रहा है कि दोनों हिस्सों की जो चार दीवारियां हैं या चार दीवारियां हैं ये पकी ईंटों से बनाई जाती थी, यानी कि उस टाइम पे जो ईंटें थी वो पकी पकाई रहती थी। कच्ची ईंटों का उपयोग यहाँ पे आपको देखने को थोड़ा कम ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अब अपवाद हर जगह होते हैं, जाहिर सी बात है कुछ न कुछ घर जरूर रहे होंगे, कुछ नगर ऐसे रहे होंगे जो कच्ची ईंटों के भी बनाए गए होंगे, लेकिन सामान्यतः आपको देखने को मिलेगा कि पक्की ईंटों के जो है वो नगर बनाए गए थे। आगे देखिए, ईंटों की जो क्वालिटी है उसके बारे में बता रहे हैं कि जो उनकी ईंटें थी वो इतनी अच्छी से पकी पकाई थी कि हजारों सालों के बाद आज तक उनकी जो दीवारें हैं वो खड़ी रही हैं। और दीवार बनाने के लिए ईंटों की जो चिनाई है वो किस तरह से की गई है, मतलब इस तरह से की गई है कि जो दीवार है वो मजबूती के साथ टिकी रहे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो आज आवाज में थोड़ा मतलब कि लग रहा होगा कि कुछ अजीब सी है, तो मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ी मेरी तबीयत कम सही है अब, लेकिन हमने स्टार्ट किया है, अभी 2 ही दिन हुए थे। अगर आज वीडियो ना अपलोड करते तो जो 1-2 लोग देख रहे हैं रेगुलर, उन्हें लगता है कि हो गया 2 दिन की ही क्लास थी। तो इस वजह से क्लासेस रेगुलर बनी रहे, आप लोग भी रेगुलर इसके साथ बने रहें। क्लासेस किसी भी अवस्था में रहेंगे अपलोड ज़रूर होंगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है इसमें भी, यानी कि कौन सा गलत है, स्टेटमेंट है नहीं दरअसल ये, आपको इसमें बताना है कि कौन सा गलत मिलाया गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ए वाले में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो मोहनजोदारो है या मोहनजोदड़ो, इसको मोहनजोदारो भी कहा जाता है, मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। और यहाँ आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे महान स्नानागार के अवशेष मिले हैं या उनके साक्ष्य मिले हैं। दूसरा बता रहे हैं कालीबंगा और यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। तीसरा कह रहे हैं लोथल और यहाँ से बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। और चौथा कह रहे हैं धौलावीरा और यहाँ बता रहे हैं कि नगरों का 2 स्तरीय विभाजन, ये दरअसल 2 स्तरीय लिखा हुआ है, 2 स्तरीय विभाजन। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें रॉन्ग है। तो देखिए इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो धौलावीरा है उसका जो नगर का विभाजन किया गया था वो 2 स्तर पे नहीं 3 स्तर पर उसका विभाजन किया गया था, इस वजह से ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। बाकी जो भी हैं वो सब सही हैं। लेते हैं, कह रहे हैं कि कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर उन्होंने बताया है मोहनजोदारो में एक खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों के द्वारा महान स्नानागार का नाम दिया गया है, यानी कि ऐसी संभावना जताई जाती है कि लोग यहाँ मतलब कि सामूहिक रूप से स्नान वगैरह किया करते थे। आगे देखिए फिर बता रहे हैं कि ये जो तालाब था इसको बनाने में ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था, यानी कि पक्का था। और इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत भी चढ़ाई गई है। और इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थी। तो जाहिर सी बात है अब इतना बड़ा सा रहा होगा तो उसमें सीढ़ियां बनाई गई रही होंगी, वरना क्या ऐसे ऊपर से लोग जंप तो करेंगे नहीं। आगे देख लीजिए, इस सरोवर जो मतलब कि ये सरोवर जो तालाब बनाया गया था उसमें 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे भी बनाए गए थे। सपोज दैट अगर महिलाएं स्नान कर ली तालाब में जा करके तो चेंज करने के लिए कुछ तो जगह होनी चाहिए ना, तो वो भी यहाँ पे उसकी भी व्यवस्था की गई थी। और साथ में इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते रहे होंगे। तो ऐसा माना जाता है कि हो सकता है जो उस टाइम पे जो संभ्रांत वर्ग के लोग रहे हों वो लोग आकर के यहाँ पे स्नान किया करते रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में मैप दिया हुआ था तो हमने मैप लगा दिया है। मैप में आप देख लीजिए इसकी लोकेशन जो है वो, और 1-2 चीज़ें और भी हैं जो आपको जाननी चाहिए वो भी बताते चलेंगे हम। जैसे आप देखिए उस दिन हमने आपको बताया था कि इन लोगों की जो स्थिति है वो कहाँ है, तो भारत देश के सापेक्ष आप देखेंगे तो जो उत्तर पश्चिम है उस साइड आपको मिल जाएगा। हालांकि केवल उत्तर पश्चिम में ही नहीं मिलेगा, पश्चिम साइड में भी मिलेगा, दक्षिण में भी मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर जो साक्ष्य मिले हैं स्थलों के ये आपको उत्तर पश्चिम वाले इलाके में मिलते हैं। और भारत देश के अलावा
पाकिस्तान में भी मिलता है और कुछ एक दो स्थल आपको और मतलब कि अफगानिस्तान साइड में भी मिल जाएंगे। यहाँ आपको जो दिखाया गया है उसे देखिए पाकिस्तान और भारत देश के भीतर ही दिखाया गया है। चलिए एनसीईआरटी में मैप दिया हुआ है, मैप हम लोग देख लेते हैं। मैप में आपको ये नदियाँ दिखाई गई हैं, जैसे सिंधु नदी, और ये जो अन्य नदियाँ दिखाई गई हैं ये जैसे झेलम हो गई, चिनाब, रावी, ये सारी जो नदियाँ हैं ये सिंधु की सहायक नदियों के तौर पर जानी जाती हैं। यहाँ पे आपको इन नदियों के तट पर जो शहर बसे हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता के, उनको बताया गया है। जैसे आप देखेंगे तो जो हड़प्पा है इसको आप देखिए कि रावी नदी के तट पर बसा हुआ था, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो हड़प्पा है वो किस नदी के तट पर था, तो ये था हमारा रावी नदी के तट पर। आप देखिए यहाँ पे राखीगढ़ी की लोकेशन दिखाई गई है, जो कि कहाँ पे है, तो राखीगढ़ी हमारी जो है वो हरियाणा में है। और आप देखेंगे कि जो राखीगढ़ी है वो घग्गर नदी के तट पर है, ठीक है। कौन सी नदी के तट पर है, घग्गर नदी के तट पर है। और भारत देश में जो लोथल नहीं, धौलावीरा वाली जो लोकेशन है, अगर आप उसको छोड़ देंगे तो ये दूसरी सबसे बड़ी हड़प्पन साइट है, ठीक है। तो जो राखीगढ़ी है ये दूसरी सबसे बड़ी हड़प्पन साइट है, इसको आपको याद रखना है। हरियाणा में है, घग्गर नदी के तट पर है। और सबसे बड़ी जो हड़प्पन साइट है भारत देश में वो कौन सी है, वो है हमारी धौलावीरा, जिसको आपको यहाँ इसकी लोकेशन दिखाई गई है। और ये कौन सी लोकेशन है, ये है गुजरात। गुजरात में आप देखिए, एक पहले यहीं पे बता देते हैं, ये जो कालीबंगा है इसको भी याद रखिएगा, तो राजस्थान में है कालीबंगा, राजस्थान में। और यहाँ से काली चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, इनको भी याद रखिएगा। और इसके साथ साथ कुछ अन्य भी चीज़ें मिली हुई हैं, अगर आपको कुछ पता हो तो आप हमें बताएं। लेकिन आप ये जरूर जाने रहिए कि जो अग्नि कुंड है ना, उसके साक्ष्य मिले हुए हैं कालीबंगा से, और काली चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, ये हमने आपको बता दिया। कुछ अन्य अगर आपको पता हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा। ये देखिए गनेरी वाला, और ये जो गंवेरी वाला या गनेरी वाला है ये कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में है। आगे देखिए, यहाँ देखिए मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो, ये भी पाकिस्तान में है। और किस नदी के तट पर है अगर आपसे पूछा जाए तो सिंधु नदी के तट पर है। यहाँ देखिए चन्हूदड़ो, सिंधु नदी ही जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी पाकिस्तान में है। और कौन सी नदी के तट पर है, तो सिंधु। यहाँ देखिए सोतका को, और ये भी कहाँ है वर्तमान में, तो पाकिस्तान में। तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पाकिस्तान में कितनी लोकेशंस आपको मिल गई, तो पाकिस्तान में आप देखिए एक तो सोतका कोह मिल गया, दूसरा मोहनजोदड़ो मिल गया, तीसरा कौन सा मिल गया, चन्हूदड़ो, और ये देखिए हड़प्पा, ये भी कहाँ है, पाकिस्तान में है, ठीक है। और राखीगढ़ी हमने बता दिया हरियाणा में है, कालीबंगा हमने बताया कि राजस्थान में है, और ये गंवेरी वाला भी बता ही दिए हैं, एक पाकिस्तान में है। यहाँ देखिए ये गुजरात वाली लोकेशन है, और गुजरात में आप देखिए धौलावीरा, सुरकोटदा और लोथल। और ये जो धौलावीरा है ये भारत देश की सबसे बड़ी हड़प्पन साइट है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको मैप में जाननी चाहिए, वो हमने आपको बता दिया, ये दिया हुआ था एनसीईआरटी में। आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ अन्य बातें, जैसे क्वेश्चन में हमने देखा था ना, वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जो कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगर हैं, यहाँ से आपको अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखिएगा कि कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, लोथल जो कि गुजरात में है, यहाँ से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड वही है जिसमें मतलब हवन वगैरह की जाती है, भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ वगैरह होता है तो उसमें हवन कुंड बनाया जाता है ना, तो वही है अग्निकुंड। आगे आप देखिए यहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। और जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल है, इसके जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हुए हैं, तो इनको भी याद रखिएगा। यहाँ पे एक मतलब कि आदमी की मूर्ति बनाई गई थी, यहाँ पे चित्र था वो एग्जैक्टली फिट नहीं हो रहा था तो हमने उसको काट दिया है। आप देखेंगे कि वो जो चित्र बना हुआ है उसमें जो वो व्यक्ति हैं वो कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए हैं, उनकी दाढ़ी मूछें भी हैं, और काफ़ी उसमें अच्छे से कढ़ाई वगैरह भी की गई थी, उनकी द्वारा जो शॉल वगैरह ओढ़ी गई थी उसमें, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसमें कि ये जो मतलब पत्थर की बनी हुई मूर्ति मिली है, ये कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली हुई है, तो इसको आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और वो क्या कह रहा है। तो इसमें भी आपको मैच करना है, बताना है कि कौन सा इसमें गलत मतलब कि मैच लिखा हुआ है, और ये संबंधित किससे है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि जो हड़प्पा वासी थे इनके द्वारा कुछ वस्तुओं का आयात किया जाता था, और आप बताइए कि वो जो मतलब वस्तुएं ये लोग आयात करते थे वो किस स्थान से आयात किया करते थे। तो सबसे पहले आप देखिए क्या लिखा हुआ है,
सबसे पहले तांबा कह रहे हैं कि राजस्थान और ओमान से, टीन बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से, सी आप देखिए सोना और बोल रहे हैं कर्नाटका से, और डी कह रहे हैं बहुमूल्य पत्थर, ओह ये पत्थर यहाँ पे होना चाहिए था, आगे लिखा गया दरअसल। तो आगे आपको बता रहे हैं कि जो बहुमूल्य पत्थर है वो गुजरात और ईरान से। तो आप बताइए कौन सा इसमें गलत है। तो आप देखिए इसमें जो सी वाला नहीं, बी वाला जो है ना वो गलत हो जाएगा। आज आप देखेंगे कि जो भारत देश में सबसे ज़्यादा जो टिन है उसका उत्पादन या भंडारण मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो वो छत्तीसगढ़ में मिलेगा। लेकिन उस टाइम पे जो ये लोग टिन खरीदा करते थे वो यहाँ से नहीं खरीदते थे। बाकी जो अन्य चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें सही हैं, यानी कि हड़प्पावासी जो तांबा है वो राजस्थान और ओमान से मंगाया करते थे। तो राजस्थान में एक खान है, आप लोगों ने सुना होगा खेतड़ी की खान, जो कि तांबे के लिए बहुत फेमस भी है। और सोना कर्नाटका से लाया करते थे, बहुमूल्य पत्थर गुजरात से भी लेते थे और ईरान से भी लेते थे। तो ये सारी चीज़ें सही हैं। यहाँ देखिए आपको एक्सप्लेनेशन में दिख जाएगा। जो हड़प्पावासी थे वो तांबे का आयात संभवतः जो वर्तमान में राजस्थान है वहां से करते थे, और इसके साथ साथ जो पश्चिम एशियाई देश ओमान है वहां से भी इनके द्वारा तांबे का आयात किया जाता था। और साथ में कांसा बनाने के लिए आप लोगों को जरूर पता होगा कि जो कांसा बनाया जाता है, कांसा एक मिश्र धातु है जो कि तांबा और टिन से बनती है। ठीक है, किससे? तो तांबा और टिन के मिश्रण से एक मिश्र धातु बनती है जिसको हम लोग कांसा बोलते हैं। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि कांसा को बनाने के लिए तांबे के साथ जो मिलाई जाने वाली धातु है टिन, इसका आयात ये लोग कहाँ से किया करते थे? तो ईरान से किया करते थे। और वहाँ क्या लिखा था क्वेश्चन में? छत्तीसगढ़। तो इसी वजह से ये गलत है। ठीक है, तांबे का जो मतलब कि जो टिन है इसका आयात ये लोग ईरान से किया करते थे, और इसके साथ साथ अफगानिस्तान से भी ये लोग टिन को आयात किया करते थे। और सोने का जो आयात है वो कर्नाटक से करते थे, और जो बहुमूल्य पत्थर है उसका जो आयात है ये गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया करते थे। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए हैं। आगे देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपसे पूछ रहे हैं कि फेयांस जो है ये एक तरह की धातु थी, और आपको बताना है कि इनसे चूड़ियाँ जो है बनाई जाती थी, और साथ में छोटे बर्तन भी बनाए जाते थे, बाल वगैरह भी बनाए जाते थे। और ये दरअसल बाल नहीं है जी, ये कुछ नहीं है। तो जो फेयांस है वो एक धातु थी जिसके द्वारा चूड़ियाँ तथा छोटे बर्तन आदि बनाए जाते थे। आपको बताना है कि वो क्या है, कैसी धातु है। ऑप्शन आपके पास है प्राकृतिक धातु है, दूसरा आप देखिए कह रहे हैं कृत्रिम धातु है, तीसरा कह रहे हैं प्राकृत और कृत्रिम दोनों है, तीसरा मतलब लास्ट में बोल रहे हैं कि कोई भी नहीं है, धातु ही नहीं, एग्जैक्टली बकवास की जा रही है। तो आप देखेंगे कि इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा कृत्रिम धातु। ठीक है, तो ये मैन मेड थी, यानी कि इंसान इसको मिश्रण करके बनाया करते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये देखिए आपको फेयांस के बारे में बताया गया है। एनसीईआरटी में यही चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि आपको उसमें हर एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। आप अगर उसको पढ़ेंगे तो खुद भी बहुत मज़ा आता है उसको पढ़ने में, चूँकि चीज़ें समझ आती हैं। तो ये देखिए फेयांस, ये आपको चित्र भी दिखाया गया है, और यहाँ देखिए कह रहे हैं कि पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन तो यहाँ आप देख लीजिए कि जो पत्थर होती है और जो शंख होती है वो नेचुरली आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो फेयांस है इसको मतलब कि कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू कैसे तैयार किया जाता है वो प्रोसेस बता रहे हैं कि बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिला करके उनसे जो है फिर वस्तुएं बनाई जाती थी, और उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, और इस चिकनी परत का जो रंग है वो कैसे होता था? तो प्रायः नीला या हल्का समुद्री हुआ करता था। ठीक है, और ये देखिए कि जो फेयांस है इनके क्या क्या बनाए जाते थे? तो मनके बनाए जाते थे, चूड़ियाँ और बाले तथा छोटे बर्तन। बाले वही जो लड़कियां कान में पहनती है, तो वो है बाले ही। इवन उस टाइम पे तो पुरुष भी पहना करते थे। आज भी आप देखेंगे कि जो कुछ लड़के हैं, हालांकि अब वो थोड़ा ऑड लगता है लोगों को, लेकिन सबका अपना अपना शौक है, सबका अपना अपना देखने का नज़रिया है। आजकल आप देखेंगे कि जो लड़के हैं, जो युवा हैं आजकल, वो एक कान में बाली पहनना स्टार्ट कर दिए हैं। तो लेकिन लड़कियां थोड़ा बड़ा बड़ा पहनती हैं, उनको तो बड़े बड़े बाले अच्छे लगते हैं। तो जो बड़ा बड़ा होता है उसको एग्जैक्टली बाला बोलते हैं, और जो छोटी छोटी होती है उसको तो बाली ही बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन फेयांस से बनाई जाती थी, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आज से लगभग 7000 साल पहले कपास की खेती की संभावना कहाँ जताई गई। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आज से 7000 साल पहले कहाँ ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे कपास उगाया जाता था। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, गनेरी वाला, रोपर, मेहरगढ़ या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि मेहरगढ़। तो जो मेहरगढ़ है वहाँ पे आज से 7000 साल पहले कपास के उपजाए जाने की संभावना जताई जाती है। ये देखिए आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है यहाँ पे। संभवतः आप देखिए कि 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती हुआ करती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं, तो ये मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े का भी अवशेष मिला है, ये भी हमारे लिए काम का पॉइंट है। साथ में आप देखिए कि चांदी का एक फूलदान और उसके ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए जो सामान है वो भी मिले हुए हैं। और इसके साथ साथ पकी मिट्टी तथा फ्यांस से बनी जो तकलियां हैं, ये मतलब कि यहाँ पे पकी मिट्टी मिली हो और फ्यांस से बनी हुई जो तकलियां हैं वो मिली हैं, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे सूत की कताई का काम हुआ करता था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में जो लोथल है वो उसकी स्थिति कहाँ है। तो हमने आपको मैप में दिखाया था, आई होप आप लोगों को याद होगा अभी तक, क्योंकि अभी 10 मिनट तो यही होंगी टोटल बताए। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और पाकिस्तान। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो लोथल कहाँ है भैया, गुजरात में है, इसको आप याद रखिएगा। ये देखिए आपको उनके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें बताई गई हैं, और क्यों ना बताई जाए, बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि वहाँ से हमें बंदरगाह का साक्ष्य मिला हुआ है। तो आप देखिए इसकी पूरी अच्छे से ही एकदम डीप में लोकेशन सब कुछ बता दिया गया है कि गुजरात में आप देखेंगे जो खंबात की खाड़ी है वहाँ पे जो साबरमती नदी है उनके लिए बता रहे हैं कि उनकी एक उप नदी है, उन्हीं के किनारे ये नगर बसा हुआ है। तो अब उप नदी का नाम यहाँ नहीं दिया है, तो थोड़ा कम ही संभावना रहती है कि उप नदी का नाम पूछा जाए। अगर कल को पूछा जाएगा कि जो लोथल है वो किस नदी के तट पर है, तो अगर साबरमती है ऑप्शन में तो हम लोग साबरमती को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर आप देखिए कह रहे हैं कि जहाँ पे यानी कि जो लोथल है यहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाया करता था, और ये पत्थर, शंख तथा धातुओं से बनाई गई चीज़ों के लिए एक इम्पॉर्टेंट केंद्र भी था। आगे देखिए नगर में एक भंडार गृह भी मिला हुआ है, और लोथल नगर में क्या मिला है, तो एक भंडार गृह भी मिला हुआ है। और इस भंडार गृह से कई मुहरें तथा मुद्रांकन या मुहर बंद, जिसमें गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप जो है वो भी मिली हुई है। अब यहाँ आप देखिए जो लोथल का बंदरगाह है उसके बारे में बता रहे हैं कि यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। ये जो मतलब कि एक बड़ा सा तालाब का चित्र दिखाया गया है, इसके बारे में बता रहे हैं कि ये जो तालाब आपको दिखाई पड़ रहा है ये लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहां समुद्र के रास्ते जो आने जाने वाली नाव है वो रुका करती रही होंगी, और संभवतः यहीं पर माल चढ़ाया या उतारा जाता रहा होगा। तो ये आपको यहाँ पे इतनी प्यारी सी एक तालाब या नदी का चित्र दिखाया गया है, वाकई में बहुत प्यारा लग रहा है। और ये देखिए ऊपर हमने आपको बता ही दिया था, तो फिर यहाँ महज लगा दिए हैं कि आप देख लीजिएगा कि लोथल कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, तो ये लोकेशन है। आपने वैसे केवल दक्षिण भारत का ही मैप बनाने में अच्छा लगता ही है, इवन वही बनाना आता भी है। तो आप देखिए ये यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा लोथल। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। इवन आगे क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन यही थे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी में जो भी चैप्टर है उस चैप्टर से जो भी काम की चीज़ें हैं वो आपके सामने आ जाएं। तो क्वेश्चन आंसर लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, इस वजह से क्वेश्चन आंसर के थ्रू हमने इसको मतलब कि आप लोगों के सामने लाया है। वरना अगर आप लोग स्टार्टिंग से देखें कि जो बुक है उसको अच्छे से रीड करें तो वो ज़्यादा काम की है, और मैंने उसको भी करवाया हुआ है अपने इसी चैनल पे। अगर कोई इंटरेस्टेड हो जो एनसीईआरटी की बुक है उसको रीड करने में, तो वो जा करके हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकता है। अब देखिए एक और काम की चीज़ आपके लिए आ रही है, और इसमें आपसे बताया जा रहा है कि आपको जा करके अपने एटलस में मिस्र को खोजना है। तो आप जाके मिस्र को खोजिए अपने एटलस में। यहाँ देखिए क्या बता रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि नील नदी के आसपास इलाके को छोड़ करके, और ये मिस्र ना अगर वैसे ना जानते हो तो
ऐसे क्यों नहीं जानेंगे, जानना तो चाहिए, इतना फेमस है। इसको इजिप्ट भी बोला जाता है इंग्लिश में। और जो मतलब कि हमारा अफ्रीका वाला ये कहेंगे कि जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है उसके नॉर्थ में एकदम ईस्ट साइड में आपको ये मिल जाएगा इजिप्ट। और इसकी भूमध्य सागर से रेखा जो इसकी भूमध्य सागर से मतलब भूमध्य सागर के तट पर ये बसा हुआ है, ये आप याद रखिएगा। और जो हम लोग ज्योग्राफी देखेंगे तब ये सारी चीज़ें उसमें ज़रूर देखने को आएंगी मैप में। तो यहाँ जो काम दिया हुआ है हम लोग उसे को देखते हुए चल रहे हैं, बाकी तो सारी सब्जेक्ट्स देखेंगे तो सब कुछ आप लोगों को एक के बाद एक देखने को मिल ही जाएगा। तो आप देखिए बता रहे हैं कि जो मिस्र है उसको आप जा करके खोजिए तो क्या पता चलेगा आपको। तो वही बता रहे हैं कि जो नील नदी है उनके आसपास वाला अगर आप इलाका छोड़ दें तो मिस्र का जो अधिकांश हिस्सा है वो कैसा है, रेगिस्तान है। यानी कि जो नील नदी है अगर आप उनके आसपास के इलाके के पास हैं तो जाहिर सी बात है कि वो रेगिस्तान नहीं रहेंगे, क्योंकि नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। तो जाहिर सी बात है कि उनके आसपास तो पानी जरूर ही रहता होगा। लेकिन अगर आप उनके आसपास से हट जाएं तो आप देखेंगे कि मिस्र में ज़्यादा से ज़्यादा जो उनका इलाका है वो रेगिस्तान है। ठीक है, फिर आप आगे देखिए, आगे आपसे बताया जा रहा है कि आज से लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले जो राजा थे इनके द्वारा सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए जो अपनी सेनाएं थी उनको दूर दराज तक भेजा जाता था। और इन्होंने बड़े बड़े मकबरे भी बनवाए हैं जिन्हें क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। तो ये जो आपको पिरामिड एग्जैक्टली दिखाए जा रहे हैं ये क्या है, तो ये जो आपने ज़रूर नाम सुना होगा गीज़ा का पिरामिड। तो ये जो गीज़ा का पिरामिड है ये क्या है एग्जैक्टली, तो ये ना मकबरा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे फिर आपसे बता रहे हैं कि राजाओं के मरने पर क्या होता था। तो राजाओं के मरने पर जो उनकी डेथ बॉडी थी उसको इन्हीं पिरामिडों में दफना करके उन्हें फिर सुरक्षित रखा जाता था। और इन सबों को क्या कहते थे एग्जैक्टली, तो ये जो शव हैं इन्हें मम्मी बोला जाता है। तो आज हम लोग जो मम्मी को मम्मी बोलते हैं पता नहीं वो यहीं से मतलब कि लिया गया है या कहीं और से लिया गया है। अगर यहाँ से लिया गया है तो बहुत गलत बात है, और वैसे भी हम लोग मम्मी को मम्मी बोलते हैं। और ये जो पिरामिड में रखे गए हैं चीज़ें ये मम्मी हैं, तो ये थोड़ा अंतर तो है ही फिलहाल के लिए। आगे देखिए, कह रहे हैं कि उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। तो ढोंग तो हर जगह फैला ही है। और उसमें क्या क्या रहा है, खाद्यान्न रहा है, पेय पदार्थ रहे हैं, वस्त्र रहे, गहने रहे, बर्तन रहे, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर भी शामिल हैं। भैया उनकी सुरक्षा के लिए जानवर भी उनको चाहिए। मरने के बाद उनको सपोज दैट भूत बन के निकलना है तो मेकअप करने के लिए ज्वेलरी वगैरह भी चाहिए। तो ये सारी सुविधाएं ऑलरेडी मरने के बाद उनको दे दी जाती थी ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े बिल्कुल भी। आगे देखिए, इसके साथ साथ और आप देखिए कभी कभी तो शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। मतलब हद हो गई है। आगे देखिए, दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। तो कुल मिला के दिखावा, फालतू पैसे थे तो यही सब में खर्च कर दो। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट तिथियां हैं जो हमारे काम की हैं जिन्हें क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आता है। स्पेशली इस तरह की जो क्रोनोलॉजी है वो सीटेट में लगाने को आती है। और आजकल तो भैया कहीं भी कुछ भी क्रोनोलॉजी लगाने को आ जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट जो तिथियां वो दी गई हैं। सबसे पहले आप देखिए कि जो मेहरगढ़ है उसमें कपास की खेती के साक्ष्य बताए गए हैं कि लगभग आज से 7000 साल पहले की बात है ये। और जो नगरों का आरंभ है वो लगभग 4700 साल पहले की बात है। और हड़प्पा के नगरों के अंत की जो शुरुआत है वो 3900 साल पहले हो गई है। तो याद रखिएगा जो हड़प्पा के नगर रहे हैं वो आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। और लेकिन धीरे धीरे आपको इसके साक्ष्य ऐसे मिलने लगते हैं कि ये नगरीय सभ्यता से फिर से ग्रामीण सभ्यता की ओर आ गई। क्यों आई, तो इसके लिए काफ़ी सारे रीजंस बताए जाते हैं कि बाढ़ आई होगी या फिर मतलब कि युद्ध वगैरह हुए होंगे। लेकिन ज़्यादा जो प्रमाणित है या फिर ज़्यादा लोगों का जो भरोसा है वो यही रहा है कि बाढ़ आ गई रही होगी। और कुछ लोग तो कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुए जिसकी वजह से जो है सारी चीज़ें नष्ट हो गई। फिर अंततः वो लोग फिर से ग्रामीण जो मतलब बस्तियां हैं उस तरफ लौट आए थे। जो उनका नगरीय जीने का तरीका था वो सब खत्म हो गया। तो ये आप देखिए कि उनका जो नगर है, नगरीय जो उनकी सभ्यता थी उसके अंत की शुरुआत आज से लगभग 3900 साल पहले हुई थी।
और साथ में अन्य नगरों का जो विकास है वो बता रहे हैं कि 2500 साल पहले हुआ था। तो ये भी याद रखने वाला पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। और इसी के साथ हम आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी करवा दिया है। अगर आपका मन करेगा तो आप लोग इसको ज़रूर कमेंट में जो है टाइप कीजिएगा, और अगर नहीं मन करता है तो भाई आपकी मर्ज़ी, आपका फ़ोन, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप आज़ाद हैं इसके लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने 1-2 फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ज़रूर कि ज़रूर कमेंट करिएगा अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो, ताकि आपको पता रहे ना कि जो आपने वीडियो देखा है उसमें कुछ याद भी है कि सब भूल गए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहें और वीडियो पे अपना प्यार ज़रूर जताते रहें। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।